नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव मल्होत्रा है और मैं जयपुर स्टेट का रहने वाला हूं, लेकिन मेरी जॉब बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में मैं एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हूं। इस तरह से देखा जाए तो बाहर से तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है और मैं क्या भुगत रहा हूं, ये आप सब लोगों को समझना मुश्किल हो जाएगा जब तक कि मैं ढंग से पूरी बात ना समझा दूं। हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी का ये हिस्सा किसी से यूं बांटूंगा, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंसान को अंदर से झकझोर देती हैं, और जब मन बोझिल हो जाए तो उसे हल्का करना जरूरी होता है। कभी कभी इंसान ऊपर से तो बहुत खुशहाल दिखाई देता है, लेकिन अंदर से खोखला होता है। इसके पीछे केवल धन दौलत पैसा ही नहीं होता, बल्कि और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो जिंदगी को बना भी देती हैं और बिगाड़ भी देती हैं। ऐसी ही एक कमी और एक हसरत ने मेरी जिंदगी को उस मोड़ पर पहुंचा दिया जहां मैं पल पल खौफ में मरता हूं, क्योंकि एक बार मेरी जिंदगी में एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ था जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। और आज उसी खौफनाक हादसे की मैं आप लोगों के सामने ये कहानी लेकर आया हूं। वो एक ऐसी डरावनी और भयंकर घटना थी जिसकी बुरी यादें शायद मरते दम तक भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। दरअसल ये आज से लगभग 3 साल पहले की बात है। मेरी कंपनी में मेरी ही कुलीग हैं जो मेरे साथ काम करती हैं। उसका नेचर सेम मेरे जैसा है। पहले दिन मैंने उसको देखा तो देखता ही रह गया। ऐसा लगा जैसे कि मैं बरसों से उसे जानता हूं। हालांकि मेरी पत्नी रोशनी है और वो सुंदर भी है। अभी 2 साल पहले ही मेरी शादी हुई है, लेकिन अभी तक मेरी पत्नी मुझको समझ नहीं पाई और ना ही मैं उसको समझ पाया हूं। वो तो केवल अपने में ही मग्न रहती है। उसे अच्छे अच्छे होटल में खाना, महंगे महंगे कपड़े और शॉपिंग का शौक है। इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। तो बात शुरू होती है मेरी शादी से। मेरी पत्नी रोशनी, नाम जितना खूबसूरत था, आदतें उतनी ही बेमेल थीं। हमारी शादी को मुश्किल से 3 साल हुए थे, लेकिन तीसरे महीने से ही हम दोनों 2 अलग अलग दुनिया के लोग लगने लगे थे। रोशनी के लिए पार्टीज, दोस्तों की आउटिंग, सोशल मीडिया और फ्रीडम ही जिंदगी थी। मेरे लिए जिंदगी का मतलब था अपना काम, सुकून भरा घर, घर में चैन और एक साथी जिससे मैं अपना मन हल्का कर सकूं। शुरू में सोचा था कि शायद समय के साथ चीजें सुधर जाएंगी, पर धीरे धीरे वो मुझसे दूर ही होती चली गई। कई बार उसने बिना बताए 2-2 दिन बाहर बिताए। कहती थी मेरी लाइफ है, मुझे स्पेस चाहिए। मैं चुप रह जाता था। शायद डरता था कि बोलूंगा तो और दूर हो जाएगी, लेकिन क्या फायदा हुआ चुप रहकर भी। ऑफिस मेरी एकमात्र दुनिया बन गई थी। वहीं मेरी मुलाकात माही से हुई। एक नई लड़की हमारी मार्केटिंग टीम में आई थी। वो सीधी सादी सी थी। हर बात में उसका नरम लहजा रहता था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो मेरी हर बात सुनती थी। एक दिन मैं कैंटीन में बैठा चाय पी रहा था, तभी वो आई और बोली, सर, आपको हमेशा अकेले बैठते देखती हूं, सब ठीक है ना? मैं उसकी बात पर हंस पड़ा और बोला, तुम तो नई आई हो, इतनी जल्दी सब समझ गई? वो मुस्कुराई और बोली, जो अकेले बैठते हैं उनकी आंखें बोलती हैं। मैं उसकी बातों से और बिहेव से बहुत इंप्रेस्ड हुआ। उस दिन से एक दोस्ती की शुरुआत हुई जो वक्त के साथ बेहद खास हो गई। माही मुझे अच्छा समझने लगी थी। अक्सर काम के बाद बाहर कॉफी पीने की बात हो जाती और मैं जाने से मना नहीं कर पाता। एक दिन माही ने हल्के अंदाज में पूछा, आपकी पत्नी कैसी है? मेरा मतलब कि उनका नेचर कैसा है? कभी मुझे भी उनसे मिलवाइए। मेरा ख्याल है कि आप उनके साथ टाइम कम ही बिताते हैं। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो ज्यादातर अपनी लाइफ में बिजी रहती हैं और मैं अपनी लाइफ में। माही का चेहरा एक पल को गंभीर हुआ, फिर बोली, कभी कभी कुछ रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी एक ही इंसान को उठानी पड़ती है। उसकी ये बात दिल में चुभी। शायद वो सही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और तभी मेरी जिंदगी ने अचानक एक मोड़ लिया, और वो मोड़ था मेरी जिंदगी में माही का आना। माही के आने के बाद मेरी जिंदगी खुशगवार हो गई थी। मुझे भी घर की चिंता नहीं थी। रोशनी का जो दिल चाहे वो करे, मुझे कोई मतलब नहीं था। धीरे धीरे हमारी जिंदगी के रास्ते अलग होते जा रहे थे। इसके साथ एक बात और थी कि मैं माही के बारे में यही सोचता था कि वो अपना फायदा देखकर मेरे पास आई है। असल में जब आदमी को एक बार धोखा मिलता है तो वो जल्दी जल्दी विश्वास नहीं कर पाता है। जब अपनी खुद की पत्नी धोखा दे रही है, उसके लिए मैं अपनी पूरी आमदनी खर्च करता हूं, सब कुछ उसके लिए है, फिर भी उसका रवैया सही नहीं है,
तो दूसरे का क्या भरोसा किया जा सकता है। इसी वजह से मैं माही पर एकदम से विश्वास नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि मैंने रोशनी को समझाने की कोशिश नहीं की, उसे मैंने बहुत समझाया, लेकिन पता नहीं वो मन में क्या ठाने हुए थी और उसका मकसद क्या था। कभी कभी तो मुझे लगने लगता था कि ये मेरे पिछले जन्म के पापों का फल है, जिसका दंड देने के लिए रोशनी मेरी पत्नी के रूप में आई है। एक दिन मैं बालकनी में बैठा था, तभी रोशनी चाय लेकर आ गई। उसने पूछा, चाय में चीनी कितनी लोगे? मैंने उदास आवाज में कहा, आज तक तुमको ये भी नहीं पता? खैर, 2 चम्मच चीनी चलेगी। जिंदगी में मिठास नहीं है कोई बात नहीं, कम से कम चाय में ही मिठास मिल जाए। वो पल भर को ठिठकी, फिर बोली, अच्छा तो मिठास ही होनी चाहिए, कैसे भी हो। अब सोचने की बात है कि ये मिठास भी मैं ही घोलूंगी। हम दोनों मुस्कुराए। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे वो पुराना रिश्ता थोड़ी सांस ले रहा हो। रात 11 बजे रोशनी के मोबाइल की लाइट चमकी। रोशनी ड्राइंग रूम में अकेली बैठी थी। हाँ बेबी, कल मिलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। मैं चुपचाप किचन से पानी लेने निकला था, लेकिन हर बात सुन चुका था। अगले दिन फिर वही सिलसिला था। एक और कॉल, एक और लड़का। रोशनी का रास्ता ही अलग हो चुका था। मुझे उस पर पहले से ही बंदिश लगानी चाहिए थी, लेकिन मैंने उसे फुल आजादी दी थी, जिसका उसने मिसयूज किया था। मैं भी इंसान था, ये सब कैसे बर्दाश्त करता। मैंने रोशनी से कहा, उसे मना करो कि तुम उसके साथ नहीं जा रही हो। वो बोली, हर किसी की जिंदगी अपनी होती है, उसका कोई दूसरा मालिक नहीं बन सकता। मैंने रोशनी को गौर से देखा। वो खामोशी से पूजा कर रही थी। उसके माथे पर हल्का सिंदूर लगा था और उसके हाथों में पूजा की थाली थी। चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसमें एक अजीब सी स्थिरता थी। मैंने नजरें नहीं हटाई। कभी देखा ही नहीं था उसे ऐसे, या शायद कभी समझने की कोशिश ही नहीं की थी। मैंने उसे समझाया, देखो रोशनी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अपना रास्ता बदल लो और हम अपनी हैप्पी लाइफ बिताएं। रोशनी ने हंसकर ताना मारा, सुना है आप ऑफिस से सीधा मंदिर चले जाते हैं अब, और थोड़ा अपने रास्ते के बारे में भी बता दीजिए। मैं तिलमिला गया और मैंने जवाब दिया, हाँ, कम से कम वहां कोई नकली भगवान तो नहीं मिलते। इस जवाब से वो भी बहुत नाराज हो गई और वो बोली, ओह, बड़ी फिलॉसफी झाड़ रहे हैं आप। मैंने जवाब दिया, हाँ, ये तुम जैसे लोगों को समझ नहीं आएगी, जो हर दिन किसी और मुखौटे में जीते हैं। इस तरह उस दिन हमारा खूब कसकर झगड़ा हुआ। नतीजा ये निकला कि हम एक दूसरे से नाराज होकर मुंह फुलाकर बैठ गए और बोलचाल बंद कर दी। 2-3 दिन बाद की बात है, मैं बालकनी में बैठा था, तभी रोशनी आई और चुपचाप मेरे पास बैठ गई और वो बोली, मुझे भी उनसे मिलवाइए। मैंने पूछा, किससे? वो तमक कर बोली, उसी से जिससे आप अपना वक्त बिताते हैं। मेरा ख्याल है कि आप मेरे साथ कम ही होते हैं। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो ज्यादातर अपनी लाइफ में बिजी रहती हैं और मैं अपनी लाइफ में। रोशनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बोली, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारी उस कबूतरी को ऐसा जलील करूंगी कि तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, समझे? उसकी बात सीधे मेरे दिल में चुभ गई। एक दिन ऑफिस में ही रोशनी का फोन आया। आवाज घबराई हुई थी, संजीव, नानी बहुत बीमार हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, गांव चलना होगा। मैंने कहा, कब चलना है? उसने बताया, आज रात को चलना है। मैंने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। हम दोनों उस रात ट्रेन से गांव रवाना हुए। गांव का नाम मोरधुआ था। वो छोटा सा गांव था। मैं और रोशनी दोनों देर रात गांव पहुंचे थे। ट्रेन से उतरने के बाद करीब किलोमीटर का रास्ता गांव तक गाड़ी से तय किया। ड्राइवर एक बुजुर्ग आदमी था। उनका नाम था जग्गा काका। उनकी बड़ी बड़ी सफेद मूछें थीं, माथे पर लाल टीका था और आंखों में कुछ ऐसा था जो कह नहीं सकता, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। गाड़ी गांव की ओर बढ़ रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। कहीं कहीं टिमटिमाती लालटेनें दिख रही थी। तभी गांव की सरहद से ठीक पहले एक पतली सी सड़क आई, जिसके दोनों ओर झाड़ियां थीं और बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ था। जग्गा काका ने गाड़ी धीरे कर दी। मैंने पूछा, क्या हुआ काका, क्या गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है? काका बोले, बाबूजी, इस पीपल को पार करने से पहले एक बार हॉर्न जरूर बजा दीजिए। मैंने चौंक कर कहा, क्यों? वो बोला, ऐसे ही रिवाज है। नानी जी के कहे अनुसार रात में बिना इजाजत कोई नहीं गुजरता। उसकी इस बेसिर पैर की बात पर मुझे बहुत हंसी आ रही थी,
लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हंसी को रोका। रोशनी भी अपने मोबाइल में मगन थी। मैंने हॉर्न बजाया और जैसे ही गाड़ी ने पीपल को पार किया, एक जोर की हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने गाड़ी को धक्का दिया हो। सारी खिड़कियां खटक खटक कर हिलने लगी। रोशनी ने घबराकर मोबाइल नीचे रखा और पूछने लगी, क्या हुआ? काका ने गाड़ी रोकी नहीं, बस बुदबुदाने लगे, जय मां, जय मां। हमने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन गाड़ी की पिछली खिड़की पर कीचड़ भरे हाथों के निशान थे। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन काका ने आंखों से इशारा किया, कुछ मत बोलिए, आगे बढ़ते हैं। गांव पहुंचते ही माहौल कुछ और ही था, शहर से एकदम अलग। यहां सब एक दूसरे से मतलब रखते हैं और एक दूसरे की बात पूछते हैं, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां कोई मातम पसरा हो। कहने का मतलब था कि उदास माहौल था। नानी की हवेली गांव के कोने पर थी। वो एक पुरानी विशाल कोठी थी, जिसके चारों तरफ बाड़े थे और सामने एक पुराना कुआं था। हवेली के सामने पहुंचकर काका ने गाड़ी रोकी और बोला, बाबूजी, मैं सुबह लेने आ जाऊंगा, रात में यहां नहीं रुकता। मुझे उनकी इस बात पर बहुत हैरानी हुई। मैंने कहा, यहां रुकने में तुम्हें क्या दिक्कत है? आखिरकार सवेरे तड़के आना ही होगा। तो काका ने गहरी सांस ली और बोले, हवेली बहुत पुरानी है और नानी जी वो आम औरत नहीं थी। यहां रात में कोई नहीं रुकता। हमने सामान उतारा, दरवाजा खुला ही था, शायद कोई भीतर था या पहले से किसी ने इंतजाम कर रखा था। मैंने रोशनी की तरफ देखा, वो नानी के नाम पर थोड़ी गंभीर लग रही थी। हम अंदर गए। घर में चारों ओर धूल ही धूल छाई हुई थी। पुरानी लकड़ी की अलमारियां थीं और एक बहुत बड़ी सी तस्वीर जिसमें नानी मुस्कुराते हुए बैठी थी। उनकी आंखें जैसे आज भी देख रही हूं। जब हम पहुंचे तब तक नानी आधे होश में थी, आंखें खुली थीं, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। मुझे देखकर वो कुछ बुदबुदाई। मैंने कान लगाया तो सुना, लाल संदूक छत की कुंडी में, रोशनी को देना। ये आधे अधूरे शब्द मेरी समझ में ही नहीं आए। फिर उन्होंने कांपते हाथों से चाबी रोशनी के हाथ में रख दी और अगली सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। गांव में कोई खास रिश्तेदार नहीं आया। पास पड़ोस के लोग भी बस रस्म अदायगी के लिए आए थे। दोपहर तक उनका अंतिम संस्कार हो गया था। नानी की वसीयत के मुताबिक हवेली, जमीन जायदाद और एक भारी रकम रोशनी के नाम हुई। रात को खाना नहीं बनाया गया। गांव की एक महिला, गुड़िया बुआ, जो कभी नानी की मदद करती थी, उन्होंने 2 थालियों में खाना भिजवाया। बुआ का बेटा थाली लेकर आया, लेकिन आते ही दरवाजे पर ही थमा दी। वो बोला, बाबूजी, माँ ने कहा है थाली सुबह वापस करना और रात को छत पर मत जाइएगा। मैंने पूछा, क्यों? ऐसा क्यों है? वो बोला, बस ऐसे ही, यहां रात को छत पर कोई नहीं जाता। मैंने पहली बार कुछ अजीब महसूस किया। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे नानी की तस्वीर की ओर देखा, जो कमरे के ठीक सामने दीवार पर लटकी थी। कुछ उस तस्वीर की आंखें कुछ अलग ही तरह की थीं। नानी की फोटो देखकर लगा जैसे वो मुझसे कुछ कह रही हों, कोई चेतावनी, कोई संदेश दे रही हों। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हुईं और मैं सो गया। अगली सुबह रोशनी जल्दी उठी और बोली, मैं वापस जा रही हूं, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा, कम से कम 13वीं तक तो रुक जाओ, नहीं तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हारी ही नानी है और तुम ही रुकना नहीं चाहती हो, अभी मत जाओ। लेकिन रोशनी ने साफ इनकार कर दिया और बोली, तुम्हें भी रुकना है तो रुको, नहीं रुकना है तो जा सकते हो। उसने अपने मोबाइल की ओर देखा। मैंने भी गौर किया कि किसी की कॉल आ रही थी, जिसे उसने म्यूट कर रखा था। साउंड साइलेंट पर था। यह देखकर मेरा खून खौल उठा, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, क्योंकि इस समय मैं ऐसी जगह पर था कि कुछ कहने पर मेरी ही हंसी उड़ती। मैं तो छुट्टी लेकर आया था, लेकिन रोशनी को किसी की परवाह नहीं थी। वो बोली, मैं 10वां 13वीं सब ऑनलाइन करवा दूंगी, तुम संभाल लो। और हाँ, जमीन बेच देना, गांव में कुछ नहीं रखना। फिर मेरा उससे जबरदस्त झगड़ा हुआ, लेकिन उसने अपना सामान समेटा और ड्राइवर को फोन करके गाड़ी मंगा ली और वो चली गई। उसके जाने के बाद मैं अकेला रह गया और नानी की हवेली अब पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी। इस तरह से बहुत लोगों को यह भी मालूम नहीं हुआ कि रोशनी आई भी थी। शाम को गांव के कुछ लोग मिलने आए। उनमें 2 बुजुर्ग थे, एक नौजवान था और भोला चाचा थे। भोला चाचा मेरे पिताजी के दूर के ममेरे भाई लगते थे। पहले कभी शहर आए थे, मुझे याद भी नहीं था। उन्होंने आते ही कहा, बेटा संजीव, नानी तुम्हारी केवल ननिया सास ही नहीं, वो बहुत कुछ थी।
गांव में उनका नाम अलग ही था। मैंने पूछा, कैसा नाम? उन्होंने चुपचाप एक वाक्य बोला, लोग उन्हें मायाबाई कहते थे और मायाबाई कभी खाली नहीं जाती थी। उनकी ऐसी उलझी उलझी बात मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आई और मैं पागलों की तरह उनका मुंह तकने लगा। आखिरकार मैंने पूछ ही लिया कि आपकी इस बात का क्या मतलब है? चाचा बोले, मतलब अभी समझ में नहीं आएगा बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, इस हवेली में जो दिखे वो हमेशा सच नहीं होता और जो छुपा है वो कभी चैन से नहीं रहने देगा। अब मुझे लगने लगा था कि ये जगह वैसी नहीं है जैसी दिखती है। कुछ तो है जो मेरे सामने आने वाला था, लेकिन मैंने ठान लिया था अब जब सब कुछ मेरे पास है तो इस राज को भी मैं ही खोलूंगा। रोशनी के वापस जाने के बाद हवेली एकदम सुनसान लगने लगी थी। घर के कोनों में जैसे कोई सांस ले रहा हो। दीवारों पर लटके पुराने तस्वीरों में धूल जमी थी और उस धूल के नीचे जाने कितनी कहानियां दबी थीं। मैंने तय कर लिया था कि इस हवेली को जल्दी से जल्दी बेच दूं। कागजात सब तैयार थे, बस ग्राहक मिलना बाकी था। अगले दिन सुबह मैं गांव के सरपंच के घर गया। नाम था रघुवीर सिंह। काफी बुजुर्ग थे, लेकिन अब भी हुक्म देने वाले लहजे में बोलते थे। चाय पर बुलाया, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सा तनाव दिखा। मैंने सीधा मुद्दे पर बात की। सरपंच जी, सोच रहा हूं हवेली और जमीन बेच दूं, अगर कोई खरीदार हो तो बताइए। वो चुप हो गए। कुछ देर बाद बोले, बेटा, गांव में कोई भी उस हवेली को नहीं खरीदेगा और बाहर वाले आएंगे भी नहीं। मैं चौंका। क्यों? वो बोले, मायाबाई की हवेली है वो, यहां सब डरते हैं। बहुत कुछ देखा है इस गांव ने। बेहतर होगा तुम आकर बस जाओ, पर बेचो नहीं। जो है उसे वैसे ही रहने दो। मैंने मजाक में कहा, सरपंच जी, डरावनी बातें अब फिल्मों में चलती हैं। वो मुस्कुराए, लेकिन आंखें नहीं हंसी। वे सीरियस होकर बोले, फिल्मों की कहानियां यहीं से निकली हैं बेटा। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां सब कट बोलकर बाहर निकल जाते हैं, यहां नहीं निकल सकते। मैं चुप रहा। गांव लौटते वक्त एक दो लोगों से और बात की, लेकिन जवाब वही था कि कोई नहीं खरीदना चाहता था। एक आदमी ने कहा, कहते हैं हवेली के कुएं में अब भी आवाजें आती हैं। कोई रात को दरवाजा पीटता है, कोई दरारों में से देखता है। मैंने मन ही मन कहा, सब बकवास है, पर मेरे मन में एक बात बार बार आ रही थी। सब लोग एक ही बात कह रहे हैं तो क्या सबके सब बेवकूफ हैं? कहीं ना कहीं कुछ तो है जो इन्हें महसूस हो रहा है, या जिसने कुछ देखा होगा तभी तो बोल रहा होगा। उस रात मुझे पहली बार हवेली में अकेले सोना था। मुझे यहां का माहौल ही बड़ा अजीब लग रहा था। ऊपर से बिजली गई हुई थी, अब रोशनी के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। इसीलिए मैं मोमबत्ती जलाकर ऊपर वाले कमरे में लेट गया। चुप्पी इतनी गहरी थी कि अपनी सांस की आवाज भी डराने लगी। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। कोई नीचे के दरवाजे को जोर जोर से खटखटा रहा था। मैं उठकर खिड़की तक गया। यहां से दरवाजा दिख रहा था, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन यह आवाज बहुत भारी और जानबूझकर की जा रही थी। मैं सुनते सुनते परेशान हो गया और मुझसे नहीं रहा गया, तो मैंने नीचे जाकर देखा और दरवाजा खोला तो सन्नाटा ही सन्नाटा था। इंसान के नाम से वहां कानी चिड़िया तक नहीं थी। लेकिन मैं जैसे ही मुड़ा तो देखा सीढ़ियों पर कीचड़ भरे पैर के निशान थे जो ऊपर जाते हुए दिख रहे थे। मैं ठिठक गया। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने ऊपर की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उन पैरों के निशानों का क्या? मैंने खुद से कहा, शायद ये मेरा वोम है। मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन उसी पल हवेली के पुराने कमरे से एक हल्की सिसकने की आवाज आई। मैं चौंक पड़ा। इस समय इस सुनसान हवेली में मैं अकेला था। मेरे अलावा यहां कोई नहीं था। फिर ये कौन रो रहा है? मैंने धीमे कदमों से उस कमरे की ओर बढ़ना शुरू किया। वो कमरा जो बंद था और जिसकी चाबी नानी ने मरने से पहले रोशनी को दी थी, उसी कमरे से आवाज आ रही थी। कमरे का दरवाजा हल्का खुला था। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही मैंने मोमबत्ती की लो अंदर डाली तो एक झलक में मैंने देखा कमरे के बीचों बीच लाल रंग का लकड़ी का संदूक रखा था। उसके ऊपर एक पुराना दुपट्टा पड़ा था जो हल्के हल्के हिल रहा था, और सामने दीवार पर 3 तस्वीरें थीं। तीनों तस्वीरों में अलग अलग चेहरे थे, पर आंखें एक जैसी बड़ी बड़ी थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हूं। तभी पीछे से दरवाजा खटाक से बंद हो गया। मैं पलटा। मैं डर गया। मैंने दरवाजा जोर से खींचा, लेकिन वो बंद था। मोमबत्ती की लौ कांपने लगी और धीरे धीरे बुझ गई।
कमरे में घुप अंधेरा था और एकदम नजदीक से किसी ने कान में कहा, वो चैन से रहना चाहते हैं, उन्हें मत छेड़ो, चले जाओ यहां से वरना पछताओगे। मेरा डर के मारे बुरा हाल हो गया। मैं चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकली। मुझे लग रहा था कि जैसे डर के मारे मुझे अटैक पड़ जाएगा। अगले ही पल दरवाजा अपने आप खुला और एक तेज हवा का झोंका ऐसे गुजरा जैसे कोई निकल कर गया हो। मैं दौड़ते हुए नीचे आया, सीधा आंगन में बैठ गया। मेरी सांसें तेज थीं, माथा पसीने से भीग चुका था। अब पहली बार मुझे यकीन हुआ कि इस हवेली में कुछ है, कुछ ऐसा जिसे छेड़ना खतरनाक है। मैंने रोशनी को फोन किया तो उसका फोन बिजी जा रहा था। शायद उसकी किसी से बात हो रही थी। मुझे बहुत जोर का गुस्सा आया। मैंने फिर से उसे कॉल की। आखिरकार कई कॉल के बाद उसने फोन उठा ही लिया। मैंने उसे यह सारा किस्सा एक सांस में ही सुना डाला। वो सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और बोली, क्या वहां की दौलत नहीं लोगे तुम? अगर लेना है तो ये तो सब झेलना ही पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। कितनी नीच औरत है ये जो इस तरह की बात कर रही है। मैंने उससे कहा, तुम मेरी पत्नी हो, इस नाते से मैं यहां रुक गया था। मैं दौलत लेने के इरादे से नहीं रुका था। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी नानी की दौलत। मुझे अपनी जान नहीं गंवानी है। मैं यहां से चला जाऊंगा, तुम अपना आकर खुद ही देखो। तो वो बोली, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। संस्कार के अनुसार तुमने मृतक को आग लगाई है, इसलिए बिना तेरहवी किए तुम वहां से नहीं हिल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो सूतक तुम्हारे सिर पर चढ़ा रहेगा और कोई तुम्हारे हाथ का पानी तक नहीं पिएगा। पहले शुद्धिकरण तो हो जाने दो, फिर वहां से आने की बात सोचना, वरना तुम समाज से बाहर कर दिए जाओगे। फिर चाहे तुम गांव में रहो चाहे शहर में रहो, समाज हर जगह है। और रही बात दौलत की तो मेरी तरफ से तुम्हें ले लो, मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। मुझे उसकी बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी लालची औरत एकदम से इतनी संपत्ति छोड़ने पर उतर आए। ये बात कुछ हजम नहीं होती थी। सुबह होते ही मैं भोला चाचा के घर गया। वो बाहर चौपाल पर बैठे थे। मैंने कहा, चाचा, कल रात कुछ अजीब हुआ था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बिना बोले अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद एक पुराने संदूक से कुछ निकाल कर लाए। मैंने देखा कि उनके हाथ में एक लाल माला थी, एक ताबीज था और एक छोटी घंटी थी। वे बोले, ये रख लो और जब रात को कुछ महसूस हो तो घंटी बजा देना और कुछ मत बोलना, जवाब नहीं देना है। मैंने पूछा, चाचा, क्या सच में नानी कोई? चाचा ने मेरी बात बीच में ही काट दी और बोले, वक्त आएगा तो सब समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी किसी को हवेली के उस कमरे में मत जाने देना। रोशनी बिटिया ने तुमको यहां फंसा दिया है, उसे तो सब मालूम है। तभी वो निकल गई। उनकी ये बात सुनकर मैं चौंक पड़ा। मुझे समझ में आ गया कि इसमें कोई ना कोई राज तो है जो मुझे पता नहीं है। लेकिन भोला चाचा समझ गए, रोशनी की जो भी बात हो, पर मुझे उसके इरादे नेक नहीं लग रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था वो मुझे जानबूझकर हां फंसा कर गई है। अब मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि मैं यहां फंसा रहूंगा और वो वहां अय्याशी करेगी, और अगर मेरी जान को यहां कुछ हो गया तब भी उसे फायदा रहेगा। यानी उसने एक तीर से कई शिकार कर लिए थे। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मन में एक ही बात थी, अब तो कुछ बड़ा खुलने वाला है और इस बार मैं अकेला नहीं रहूंगा। मैंने माही को फोन मिलाया। मैंने माही को कॉल किया था और वो खुशी खुशी मान भी गई। उसका कहना था, थोड़ा चेंज चाहिए मुझे, शहर से बोर हो चुकी हूं। पर मैं जानता था उसे मुझसे फायदा चाहिए था, और हवेली की बात सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। 2 दिन बाद वो अपने भाई नवीन के साथ गांव पहुंची। गांव के बाहर बस स्टॉप पर जब मैं उन्हें लेने गया तो सूरज ढलने लगा था। पर उस दिन कुछ अजीब था। जैसे ही मैं उन्हें लेकर हवेली की ओर लौटा, रास्ते में एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। उसकी उम्र कोई 10 साल की होगी। उसका चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ था। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, बाबूजी, जल्दी चलो, मेरी दादी को कुछ हो गया है। वो रामू था, गांव के एक बुजुर्ग शिवलाल काका का पोता था। वो हवेली से थोड़ा दूर रहते थे। मेरी समझ में नहीं आया कि मेरा रामू से क्या मतलब था। वो मुझे बुलाने क्यों आया? इसका भी पता मुझे बाद में चला कि वे लोग मुझे हवेली से संबंधित समझ रहे थे, इसीलिए वो मुझे बुलाने आया। गांव में कोई भी डरावनी घटना हो तो उसे हवेली से जोड़ा जाता था। ये मुझे बाद में लोगों से पता चला। मैंने तुरंत माही और नवीन को हवेली भेजा और रामू के साथ शिवलाल काका के घर की ओर भागा।
घर के आंगन में भीड़ जमा थी। भीतर गया तो काका की बहू जमीन पर बैठी थी, सिर ढंका हुआ और जोर जोर से रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ? वो कांपती आवाज में बोली, बीती रात कोई खिड़की से आया। वो कोई औरत थी, उसका चेहरा तो दिखा नहीं, बस उसकी आवाज आई, शिवलाल तू भूल गया। मैंने क्या कहा था? अब मैं लौट आई हूं। फिर वो कमरे में आ गई। तब से घर में उथल पुथल मची है। अम्मा की आंखें उलट पुलट रही हैं। मैंने शिवलाल काका को देखा। वे एकदम शांत थे, लेकिन उनका चेहरा सफेद था। वे धीरे से बोले, वो मेरी पहली बीवी शांता देवी थी, जो 1 अरसा पहले बीमार होकर मरी थी। हमारा 2 वर्ष का बालक भी था। उसने मरते समय मुझको कसम खिलाई थी, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा और इस बच्चे को पालूंगा। उसे डर था कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो मेरा बेटा भी मर जाएगा, वो जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि सौतेली माँ उसको मार डालेगी। उसके देखभाल कौन करेगा? मैंने उसकी बात मान ली। थोड़े दिन तक सब सही रहा। एक दिन वो बच्चा बीमार हो गया। हमने उसकी बहुत दवा करवाई, लेकिन वो बचा नहीं। उसने हम सबको सताना शुरू कर दिया। वो चुड़ैल बन गई थी। फिर हमने तुम्हारे नानी के पास जाकर सारी बात बताई। उन्होंने उसका उपाय कर दिया। फिर मैंने दूसरी शादी की और मेरे 2 लड़के 2 लड़की पैदा हुए। सबकी शादी ब्याह कर दिया। अब वे भी बाल बच्चेदार हैं। अब तुम्हारी नानी के मरते ही पता नहीं क्या हुआ, वो फिर से दिखाई देने लगी हैं और मेरी पत्नी बहू बच्चों को परेशान कर रही हैं। मैं सिहर गया। गांव के बुजुर्ग भी चुप थे। कोई इस बारे में मजाक नहीं कर रहा था। सबने देखा था रात को उस घर की छत से काला धुआं उठा था। मैंने कहा कि जैसे नानी से उपाय करवाया था, वैसा ही कोई दूसरा सिद्ध ढूंढो और इसका बंधेज करवाओ। मेरी इस बात पर सबने सहमति दी। फिर मैं वापस हवेली आया। माही और नवीन हॉल में आराम कर रहे थे। माही ने कहा, गांव तो काफी मस्त है, लेकिन हवेली में तो नेटवर्क ही नहीं आता। घर बहुत पुराना लग रहा है। नवीन बोला, संजू भाई, आपको ये सब बेचकर एक फार्म हाउस बना लेना चाहिए या फिर कोई होटल। देखो कितना बढ़िया लोकेशन है। मैं बस मुस्कुरा दिया। मेरा मन कहीं और था। रात को सबने नीचे खाना खाया। माही तो जल्द ही सो गई, लेकिन नवीन और मैं छत पर बैठे थे। वो बियर पी रहा था और मैं चुप था। तभी दूर गांव के पास वाले बाग में कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, जो बहुत तीखी थी, जैसे किसी ने कुछ देखा हो। और फिर हवेली के पास वाले टूटे कुएं से कुछ गिरने की आवाज आई। नवीन बोला, क्या कोई जानवर है? उसकी बात पर मैंने कहा, इसी इलाके में कुछ ना कुछ रोज होता है। मुझे अब लगने लगा है कि यह हवेली साधारण नहीं है। हम दोनों नीचे आए और टॉर्च लेकर कुएं की तरफ बढ़े। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था और घास ऊंची हो गई थी। कुएं के पास पहुंचे तो हवा एकदम ठंडी लगने लगी। नवीन ने कुएं में झांका और अंधेरे में देखने की कोशिश करता हुआ बोला, नीचे कुछ है, शायद कोई पुरानी बोरियां हो सकती हैं। पर तभी उसके मुंह से एक चीख निकली और उसके चेहरे पर डर के आसार नजर आने लगे। उसके इस रिएक्शन पर मैंने भी कुएं में झांक कर देखा। टॉर्च की रोशनी में एक सफेद साया हिला था, जैसे कोई औरत नीचे बैठी हो और धीरे धीरे सिर हिला रही हो। हम दोनों पीछे हट गए। सांसें तेज हो गईं। नवीन बोला, वो भूत था क्या? खौफ के मारे जैसे मेरी आवाज ही बंद हो गई थी। ऐसा खौफनाक सीन देखकर मेरी सांस ही रुकने लगी थी। मैंने नवीन से कहा, चलो यहां से तुरंत निकलो। हम वहां से भागते हुए हवेली के अंदर आए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरे की बत्तियां जला दी, लेकिन कमरे में अजीब सी सीलन और गंध फैल गई थी। जब माही को यह सब बताया तो उसने कहा, तुम दोनों डरपोक हो। गांव में ऐसे डर फैलते हैं? मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता है। माही ने जरूर ऐसा बोल दिया था, लेकिन मैं भीतर ही भीतर कांप रहा था। मैं जानता था कि कमोबेश नवीन का भी यही हाल होगा। मेरे मन में बहुत सी बातें आ रही थीं। मैं सोच रहा था कि मैं कहां आकर इस मुसीबत में फंस गया, लेकिन अब माही के आने से थोड़ा डर कम लग रहा था। रोशनी के बारे में मेरा दिमाग इतना उलझा हुआ था कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो चाहती क्या है। मुझे उसका कैरेक्टर ही समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक बात के लिए समझ में आ रही थी कि वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है। अगर आज मुझे कुछ हो जाए तो उसे खुशी ही होगी, उसे कोई दुख नहीं होगा। रात को करीब 2 बजे मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुली। मैं जाग रहा था। मैं चौंक पड़ा। इस समय हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पर्दा लहरा रहा था। मैंने खिड़की बंद की और जैसे ही मुड़ा कि मेरा दिल धक से रह गया। मैंने देखा कि कोने में एक परछाई खड़ी थी। उसके चेहरे पर लंबा घूंघट था। उसके पैर नहीं दिख रहे थे।
थे बस अंधेरे में एक धुंधली सी शक्ल ही दिख रही थी। मैं कांप उठा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस दीवार की तरफ बढ़ गई और गायब हो गई। सुबह होते ही मैं भोला चाचा के पास पहुंचा और सारा किस्सा उनको कह सुनाया। सारी बातें सुनकर चाचा ने कहा, नानी ने कुछ ऐसे काम किए थे जो अधूरे छूट गए। अब वो आत्माएं पूरा करना चाहती हैं, लेकिन जो उनके रास्ते में आएगा वो बचेगा नहीं। मैंने डरते डरते पूछा, क्या मैं उस रास्ते में हूं? मेरे बात को सुनकर चाचा सोच में डूब गए। थोड़ी देर बाद में बोले, देखो बेटा, इतना तो मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है, लेकिन वो लड़की और वो लड़का आए हैं जो अब इस हवेली में हैं। वो उन आत्माओं को पसंद नहीं आ रहा है। रात अभी ढली नहीं थी। हवेली के बाहर दूर कहीं से सियारों की हुआ सुनाई दे रही थी। मैं पूरे दिन सो नहीं पाया था। माही और नवीन ऊपर वाले कमरे में थे, लेकिन अब हवेली के माहौल में कुछ और ही बात थी। हवा में एक अजीब सी गंध घुल गई थी, जैसे किसी ने लोबान और मिट्टी में सड़ चुकी चीज मिलाकर जला दी हो। मैंने नीचे वाले कमरे में अकेले बैठकर सोचने की कोशिश की, क्या मैंने माही को यहां बुलाकर गलती की? इसका जवाब मेरी आत्मा ने दिया कि हाँ, मैंने माही को बुलाकर गलती की है, क्योंकि उसका यहां इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यहां उसकी जान खतरे में है। ऊपर से उसके भाई को भी यहां बुला लिया, उसकी जान भी खतरे में पड़ गई है। जायदाद की वारिस तो रोशनी है और ऊपर से रोशनी मेरी पत्नी भी है। यहां तो रोशनी को होना चाहिए। दुख में परेशानी में जो छोड़कर भाग जाए वो कैसी पत्नी है? माही का भी घर परिवार है, पर वो अपने भाई को लेकर आ गई कि मैंने बुलाया है, तो उसकी हिफाजत भी अब मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन वो आकर अब हवेली में फंस गई थी। खाना भोला चाचा के यहां से आ गया था। हम लोगों ने खा पी कर फ्री होने के बाद काफी देर तक बातें की थी, जिससे मेरा टाइम पास हो गया और मुझे पता ही नहीं चला कि धीरे धीरे कब 12 बज गए। फिर मेरी आंखों में नींद भरने लगी। रात के करीब 1:30 बजे एक जोरदार चीख से मेरी नींद टूटी। ये माही रोती चिल्लाती हुई बोल रही थी, भाई, कोई मेरे बाल खींच रहा है। मैं सीढ़ियों की तरफ भागा। ऊपर कमरे का दरवाजा आधा खुला था। माही जमीन पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें फटी फटी सी थीं और मुंह से हल्की चीखें निकल रही थीं। नवीन घबराया हुआ कोने में खड़ा था। उसके चेहरे पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से नोचा हो। मैंने दौड़कर माही को उठाया, उसे चुप कराया और पूछा, क्या हुआ माही? वो कांपती हुई बोली, कोई लड़की थी, वो मेरी छाती पर बैठ गई थी। उसका चेहरा जल चुका था और वो बोल रही थी, तू मेरा हिस्सा क्यों छीनने आई है? नवीन डर से कांपते हुए बोला, भाई, वो मेरे पीछे भी आई थी, कमरे की दीवार से निकली थी। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने कमरे की दीवार पर देखा तो वहां काले हाथों के निशान थे, जैसे कोई उंगलियों से दीवार पर रेंगता रहा हो। मुझे यकीन हो गया, ये वो आत्माएं थीं जिनकी बात भोला चाचा ने की थी। सुबह होते ही मैंने हवेली के एक कोने में रखा पुराना लकड़ी का संदूक खोला। ये नानी का ही था, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। उसके अंदर साड़ी, पुराने ताबीज, नींबू मिर्च और एक पुराना अधजला हुआ पत्र मिला। पत्र अब भी आंशिक तौर पर पढ़ा जा सकता था। अगर मेरा काम अधूरा रह गया तो जो भी इस हवेली में मेरे हिस्से को छेड़ेगा उसे वे आत्माएं खुद सजा देंगी। मैंने जिन 3 आत्माओं को बंध में रखा है वे अब भी यहीं हैं, कुएं के नीचे, मंदिर की दीवार के पीछे और चौबारे की छत में दबी। तीनों को शांत रखने के लिए हर पूर्णिमा को खून चढ़ाना जरूरी है। जो ये चढ़ावा नहीं चढ़ाएगा वो खुद चढ़ावा बन जाएगा। मैंने झुरझुरी से कांपते हुए पत्र नीचे रखा। तो क्या नानी बलि चढ़ाती थी? और अगर अब ये नहीं हो रहा तो क्या आत्माएं आजाद हो रही हैं? मैं उस पत्र को लेकर भोला चाचा के पास भागा। उन्होंने देखा और चुपचाप कहा, अब तुमसे सच छिपाना बेकार है। संजीव बेटा, तुम्हारी नानी सास असल में कोई आम औरत नहीं थी, वो तांत्रिक थी। उसने अपने गुरु के खिलाफ जाकर ये हवेली बनाई थी और 3 आत्माओं को बांधने की कोशिश की थी। पर आत्माएं किसी तंत्र में हमेशा नहीं बनती। अब वो आजाद होना चाहती हैं। इधर माही और नवीन कमरे में डर से दुबके हुए थे। नवीन तो गांव से लौट जाना चाहता था, लेकिन माही को हवेली की बातों में कुछ रहस्यमयी लग रहा था। उसे खतरा दिख रहा था। उसने कहा कि आप यहां अकेले हो, अगर कुछ हो गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं एक काम करती हूं कि नवीन को वापस भेज देती हूं। क्या हुआ अगर यह जगह डरावनी है? क्या पता मैं आपकी कोई मदद ही कर सकूं। वो मुझसे बोली, अगर नानी ने आत्माओं को बांध कर रखा है
तो वे 13वीं तक पूरा बवाल मचाएंगी। समझो आपकी जान बिल्कुल खतरे में है। मैं आपका साथ आखिर तक दूंगी। मैंने चुपचाप उसकी तरफ देखा। मुझे अपनी सोच पर पछतावा हुआ। जो मैं सोचता था कि माँ ही पैसों की लालची है, मुझसे फायदा उठाने के लिए मेरे पास आई है। यहां पर उसका कौन सा फायदा था? जो कुछ था सब खतरा ही खतरा था, और वो मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा रही थी। मेरी माही के लिए सोच बदल गई। पहली बार पूरी तरह से मेरी समझ में आ गया कि माही ही मेरी जीवन साथी बनने की हकदार थी। अब मैं यहां से जाने के बाद अपनी लाइफ के बारे में फिर से सोचूंगा। अब मैं ईमानदारी से बात बता दूं कि मैं यहां पर क्यों रुका हुआ था। असल में मैं भी मन ही मन में सोच रहा था कि जो विरासत मिली है इसमें बहुत बड़ा फायदा है। एक लंबी रकम मिलने वाली है जिससे एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। वो अमीर करोड़पति बन सकता है। मेरे मन में भी लालच था, इसीलिए मैं ये खतरा उठा रहा था। लेकिन इसमें माही का तो कुछ निश्चित नहीं था। उसे मिलेगा खुशियां नहीं मिलेगा। अब मेरे साथ जुड़ी है तो उसको जी निश्चित रूप से पैदा होने ही वाला था। दौरान गांव में एक और डरावनी घटना हो चुकी थी। रामू, वही बच्चा जो शिवलाल काका का पोता था, वो अचानक गायब हो गया था। सुबह उसका बस्ता स्कूल के रास्ते में मिला, लेकिन वो नहीं मिला। गांव वालों ने तालाब, खेत, मंदिर सब खोज लिया, लेकिन वो नहीं मिला। फिर शिवलाल काका रोते हुए मेरे पास आए। बेटा, रामू को उसने ले लिया। वही जो रात मेरे कमरे में आई थी। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन? काका ने रोते हुए कहा, कोई प्रेतात्मा थी। मैं सन्नाटे में रह गया। मेरा दिल बुरी तरह बेचैन था। मैंने फिर से रोशनी को फोन किया और उसे आने को कहा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। वो बोली, साफ साफ सुन लो, नानी की संपत्ति, धन दौलत और रुपया पैसा, हवेली जो भी है, सब श्रापित हैं। वो जो भी इस्तेमाल करेगा वो मारा जाएगा। मैंने गुस्से में आकर कहा, तो जब तुम्हें सब कुछ मालूम था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो नीच हंसी हंसकर बोली, क्यों बताती? जब कुछ लेना ही नहीं है तो मैं क्यों उस भूतिया माहौल में मरूं? और तुम कौन से दूध के धुले हुए हो? तुम्हारी जान ये जिंदगी तो तुम्हारे पास पहुंच चुकी है ना। यही है तुम्हारा चरित्र। मैं गलत हूं और तुम सही हो तो माही कौन है तुम्हारी? तुम्हारे पास क्या कर रही है? अब मुझे बुला रहे हो तो कान खोलकर सुन लो। मैंने जानबूझकर तुम्हें और माही को वहां मरने के लिए भेजा है। अगर बच जाओ तो फिर मुझसे निपट लेना। मैं यहां सेटल होने की तैयारी कर रही हूं। तुम वहां माही के साथ सेटल होकर भूतों के साथ खेलो कूदो। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। मैंने गुस्से में आकर फोन काट दिया। गांव का माहौल अब डर और सन्नाटे से भर गया था। रात आ गई और हम सब के दिल धड़कने लगे। नवीन जाने की जिद पर अड़ा था। माही ने उसे भेज दिया, लेकिन अपने आप नहीं गई। वो बोली, भाई तू चला जा, मैं भी जल्दी ही आ जाऊंगी। नवीन भी मेरे और माही के अफेयर के बारे में जानता था और वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो चला गया। लेकिन उसे अपनी उस रात मैंने भोला काका का दिया हुआ सामान अपने पास रखा और सोचा अगर कोई शक्ति है तो कम से कम उसका सामना किया जा सकेगा। माही को मैंने अपने कमरे में बुला लिया था। दीपक जलाकर मेज पर रख दिया था। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। अगले ही पल दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उस हवा में दीपक बुझ गया। मेरे सामने ही माही बैठी थी, लेकिन अब वो उठकर खड़ी हो गई और कमरे के कोने की ओर बढ़ी। मुझे उसकी हरकतें बहुत अजीब लगी। अब वो मेरी ओर घूमी और बड़े खतरनाक अंदाज से मेरी ओर बढ़ी। मैं बुरी तरह से चौंक पड़ा और डर गया। मैंने देखा कि उसकी आंखें काली थी, उसके होंठों से खून टपक रहा था और वो कह रही थी, मैं माही नहीं हूं, मैं वही हूं जिसे रोका गया था। मैंने डर के मारे आंखें मींच ली। फिर जो देखा बहुत ही डरावना था। वो माही नहीं थी, वो कोई और थी और माही को मारे डाल रही थी। माही का दम घुट रहा था। उसकी आंखें जैसे निकली पड़ रही थी। मेरे ही सामने माही मौत के मुंह में जा रही थी। अचानक माही दौड़ी और अपना सिर दीवार से मार दिया। उसके सिर से खून का फव्वारा छूट पड़ा। उसने फिर से बड़ी जोर से अपने सिर को दीवार पर मारा, लेकिन इस बीच बड़ी फुर्ती से मैंने अपने हाथ को उसके सिर और दीवार के बीच रख दिया। इससे उसका सिर और ज्यादा चोटिल होने से तो बच गया, लेकिन मेरे हाथ का कचूमर निकल गया। इतनी जोर की चोट लगी कि मुझे लगा कि मेरा हाथ शायद फ्रैक्चर हो गया है। तभी मुझे भोला काका की दी हुई घंटी की याद आई। मैंने झपट कर वो घंटी उठाई और मैंने दोबारा से माचिस से दीपक और मोमबत्तियां जला डाली और माही के सामने जोर जोर से घंटी बजाने लगा। इससे माही के चेहरे पर परेशानी के भाव उभरने लगे।
ऐसा लगा जैसे वो बहुत परेशान हो रही हैं। वो इधर उधर अंगड़ाइयां लेने लगी और अजीब अजीब से मुंह बनाने लगी। थोड़ी ही देर में वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से धुएं की पतली लकीर सी निकली और वो खिड़की के रास्ते निकलकर गायब हो गई। मैं पानी का गिलास लेकर आया और माही के चेहरे पर ठंडे पानी को छिड़का। थोड़ी देर में वो होश में आ गई। उसी दिन दोपहर को गांव की शांता बुआ आई। वो मेरी माँ की बचपन की सहेली थी। बुआ ने चुपचाप कहा, बेटा तू नानी के घर में रुका हुआ है, लेकिन क्या तू जानता है वहां 3 रूहें बंधी हुई हैं। मैंने सहमी हुई निगाह से उनकी तरफ देखा और कहा, हाँ मुझे भोला काका ने बताया है, लेकिन वो कौन थी, उनका क्या था, ये नहीं पता है। शांता बुआ बैठ गई। उनकी आंखें डरी हुई थी। वे बोली, सुन बेटा, ये बात बहुत साल पुरानी है। जब रोशनी छोटी थी तब एक बार तेरी नानी ने गांव की 3 औरतों को तंत्र साधना के लिए हवेली में बुलाया था। ये समाज की सताई हुई औरतें थीं जो अपने काम बनवाने के लिए तेरी नानी के पास गई थीं, क्योंकि पूरे गांव में ये सबको पता था कि तेरी नानी जादू टोना और तंत्र मंत्र करती हैं। सभी लोग अपनी छोटी मोटी परेशानियां लेकर उनके पास जाते थे और उनका काम बन जाता था। उन औरतों में एक विधवा गौरी थी जिसको उसके पति की मौत के बाद घर से निकाल दिया गया था। दूसरी बेला थी जिसकी शादी के बाद कदर ही नहीं थी, उसका पति किसी और को चाहता था। तीसरी रेखा थी जिसके बच्चे नहीं होते थे। ये बेचारी अपनी जिंदगी आसान करना चाहती थी। वे अपनी जान ही गंवा बैठी। कहा गया कि वो तीनों औरतें कुछ ही दिनों में गायब हो गईं। किसी को उनकी लाश नहीं मिली, पर रात बेरात हवेली से उनकी चीखें आती थीं। मैंने पूछा, कहीं ये वही आत्माएं तो नहीं हैं? बुआ ने सिर हिलाया और बोली, हाँ वे यही हैं। इनके अलावा और भी आत्माएं हो सकती हैं। तेरी नानी ने उनके शरीर नहीं जलाए थे, उन्हें जिंदा ही दीवारों में चुनवाया गया ताकि उनकी शक्ति को इस्तेमाल कर सके। अब वही आत्माएं खुद को आजाद करना चाहती हैं, लेकिन कोई अगर उनकी राह में आता है तो वे उसे खत्म कर देती हैं। माही का हाल खराब था। उसके गले में सूजन थी जिसमें बहुत दर्द हो रहा था। उसकी वजह से उसे बुखार भी आ गया था। मैंने उसे दवा खिलाई और चाय पिला दी। अब वो सो रही थी। अब मेरा ध्यान बस हवेली और उन आत्माओं के रहस्य पर था। रात का समय था। मैंने सोचा अब और नहीं, मुझे नानी का मंदिर खोलना ही होगा। हवेली के पिछले हिस्से में एक छोटा सा मंदिर था जो नानी के मरने के बाद बंद कर दिया गया था। चाबी मुझे नानी के संदूक से मिली थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से धूल और लोबान की भारी बदबू आई और एक पुराना तांबे का बर्तन खुद ब खुद गिरा। मैं डरते हुए अंदर गया तो वहां दीवार पर 3 चित्र लगे थे। तीनों औरतों के चेहरे जले हुए, पर आंखें चमक रही थीं, जैसे वो अब भी देख रही हों। मैं ठिठक गया। तीनों आत्माएं 3 अलग अलग कहानियों की शिकार थीं। मैं रात वहीं मंदिर में बैठ गया। तभी हवेली में हल्ला मचा। गांव की शांता बुआ के घर से कोई दौड़ता हुआ आया। संजीव भैया, जल्दी चलो, बुआ के घर कुछ हुआ है। मैं भागता हुआ वहां पहुंचा। शांता बुआ फर्श पर पड़ी थी और उनका पोता मोनू दीवार के एक कोने में डर से कांप रहा था। बुआ की आंखें ऊपर की ओर अटकी थीं, लेकिन शरीर ठीक था। मैंने उन्हें हिलाया और उसे पूछा, क्या हुआ बुआ, तुम ठीक तो हो ना? तभी बुआ की आंखें मेरी तरफ घूमी और एक डरावनी आवाज आई, तेरी बुआ नहीं हूं मैं बेला हूं। मैं चौंक गया और 2 कदम पीछे हट गया। ये कोई और था। यह आत्मा बेला थी। वो बोल रही थी, तेरी नानी ने मुझे यहां कैद किया, अब तू मेरा रास्ता मत रोक। फिर बुआ का शरीर जोर से कांपा और वो बेहोश हो गई। अब गांव वाले बहुत घबरा गए थे और मेरा दिन एक एक करके मुसीबतों में भी रह बीत रहा था। 13वीं तक हवेली का शुद्धिकरण करवाना ही था और हवेली को आत्माओं से मुक्त कराना था। ये मेरी जिम्मेदारी भी बन गई थी, क्योंकि पूरे गांव वाले मुसीबत में थे। इसीलिए मैं अब भाग नहीं सकता था। हवेली से आने वाली हलचलें अब पूरे गांव को बेचैन कर रही थी। मैंने एक फैसला लिया, अब मैं और नहीं रुक सकता था। सबसे पहले मैं माही का भोला काका के यहाँ इंतजाम कराया। उनसे कहा कि इसे 13वीं तक अपने घर में रोक लीजिए। अब मुझे उन आत्माओं से खुद बात करनी होगी। मैंने मंदिर में रखी एक लोहे की तिपाई निकाली और वो माला जो नानी तंत्र साधना में पहनती थी वो पहन ली और मंदिर के बीच में बैठकर चिल्लाया, बेला, रेखा, गौरी, सामने आओ, मुझसे बात करो। मैं अब तुम्हें कैद नहीं रखना चाहता, लेकिन मुझसे किसी और की जान मत लेना। और जो हुआ उसे देखकर मैं दहल उठा।
डर और खौफ के मारे मेरा हाल खराब होने लगा, पर मैं हिम्मत बांधे बैठा रहा। हवा मानो ठहर गई थी, दिए की लौ नीली हो गई और तीनों चित्रों से धुआं निकलने लगा। तभी सामने धुएं से 3 आकृतियां बनी। ये 3 औरतें थीं जिनके चेहरों पर घाव थे, आंखों में खून था और होंठों पर दर्द था। और तभी उन्होंने एक साथ कहा, हमें मत रोको, हमारी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक जिसने हमें कैद किया उसका सच सबके सामने ना आए। मैं चुप था, लेकिन कौन था वो जिसने उन्हें बंद किया? सिर्फ नानी या कोई और भी? तभी दीवार के पीछे से एक लकड़ी गिरी और वहां एक पुराना सील बंद बॉक्स नजर आया। मैं चौंक पड़ा। यह भी चमत्कार था। मैंने उस बक्से को खोला। उसके अंदर एक तस्वीर मिली जिसमें रोशनी, नानी और एक अनजान पुरुष था, और रोशनी के गले में किसी मंदिर की माला थी। ये फोटो देखकर मैं हैरान रह गया। अब लगता था जो सब कुछ दिखे वो एक छलावा है, लेकिन इसके पीछे की सच्ची कहानी कुछ और ही है, जो अभी तक सबके सामने नहीं आई है। अब सच्चाई करीब थी। आत्माएं अपनी चेतावनी देने लगी। अगर हमारी बात को अनसुना किया तो अगली मौत तुम्हारी होगी। पुराने बॉक्स में जब मैंने वो तस्वीर देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन 3 चेहरे साफ दिख रहे थे। नानी, रोशनी और एक अजनबी पुरुष। पुरुष के गले में रुद्राक्ष की भारी माला थी, माथे पर राख की लंबी तिलक और हाथों में कुछ शास्त्र थे। तस्वीर के नीचे लिखा था, गुरु सिद्धनाथ, वर्ष 1991, सिद्ध साधना की अंतिम रात। मैंने उस बॉक्स में से एक पुरानी डायरी भी निकाली। उसका पहला पन्ना खून से सना था। मैं उसे पढ़ने लगा। जो मुझे पढ़ रहा है, समझ ले, ये साधना थी या पाप, अब तक तय नहीं कर पाया, पर मैंने जिन 3 को चुना वो निर्दोष थी और उनकी रूहें अब मुझसे बदला चाहती हैं। लिखने वाले का नाम नीचे लिखा था, सिद्धनाथ। मेरा सिर चकरा गया। इसका मतलब आत्माओं को सिर्फ नानी ने नहीं, सिद्धनाथ ने भी बलि चढ़ाया था। और रोशनी, उसका इस फोटो में क्या काम था और उसका इस आदमी से क्या मतलब था? यह रहस्य मेरी समझ में नहीं आया। खैर, मैं मंदिर को बंद करके चुपचाप लौट आया। मैंने उसी रात शांता बुआ के होश में आने का इंतजार किया। सुबह तक बुआ ने आंखें खोली। मैंने बिना समय गंवाए पूछा, बुआ, ये गुरु सिद्धनाथ कौन था? बुआ एकदम सिहर उठी और बोली, कभी नाम भी मत लेना उसका बेटा। वो आदमी इंसान नहीं था। तंत्र की दुनिया में जिसे मांस तांत्रिक कहते हैं, वो वही था। उसने एक रात में 3 औरतों की आत्मा बांध दी थी और रोशनी उसी की बेटी थी। ये सुनकर मैं चौंक पड़ा और मेरे मुंह से निकला, क्या? बुआ ने कहा, हाँ, नानी ने कभी शादी नहीं की थी और गांव वालों को बताया कि रोशनी उसकी नातिन है, लेकिन असल में वो सिद्धनाथ की साधना की औलाद थी। रोशनी में वही शक्ति है जो उन आत्माओं में है, लेकिन वो उसे दबाकर रखती हैं। अब आत्माएं सिर्फ बदला नहीं, आजादी चाहती थी और मैंने तय कर लिया, अब मैं ये चक्र तोड़ूंगा। मैंने नानी के मंदिर में 3 दिए जलाए जो बेला, रेखा, गौरी हर एक आत्मा के नाम पर थे, और हाथ में पकड़ी सिद्धनाथ की डायरी को आग में डाल दिया। जैसे ही डायरी जली, हवेली की दीवारों से चीखें आने लगी। तीनों आत्माएं धुएं में बदलकर मंदिर में प्रकट हो गई। बेला तड़प कर गुस्से में बोली, उसका नाम क्यों जलाया? गौरी गुर्रा रही थी, हमारी मौत पर कोई पछतावा नहीं। और रेखा कह रही थी, हमें कब तक कैद रखेगा? मैं कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ तुमसे माफी मांग सकता हूं। मैं खुद नानी और सिद्धनाथ की गलतियों का वारिस हूं, लेकिन अब मैं वो खत्म करना चाहता हूं। रेखा ने मेरी आंखों में देखा और बोली, तू अगर हमें मुक्त करना चाहता है तो तुझे हमारे मृत शरीर को अग्नि देनी होगी जो दीवार में है। मैं चौंका, दीवार में? रेखा ने इशारा किया। नानी के कमरे की पिछली दीवार, वहां की ईंटें गीली हैं, वहां हमें जिंदा चुना गया था। मैं डर के मारे कांप रहा था, लेकिन ऊपर से हिम्मत दिखा रहा था। बेला ने बताया, सुन, मेरी अस्थियां कुएं में मिलेगी। गौरी का शरीर छत के पास वाली दीवार में था। मैंने अगले दिन मजदूर बुलाए, नानी के कमरे की दीवार तोड़वाई। पहली ही ईंट निकालते ही तेज बदबू फैली। फिर आई हड्डियों की चूड़ी, फिर एक कंकाल का सिर और अंत में 2 स्त्रियों की हड्डियों से सजी जगह। तीसरी का कंकाल कुएं में निकला। पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। लोग चुप और डरे हुए थे, लेकिन हैरान भी थे। तीनों के कंकालों की चिता बनाई गई। जब मैंने अग्नि दी तो हवाओं में उठती रोशनी दिखाई दी। तीनों आत्माएं शांत चेहरों के साथ ऊपर उठ रही थीं।
और एक धीमी आवाज आई, अब हमारी मुक्ति हुई। लेकिन जैसे ही धुआं आसमान में घुला, मंदिर की एक दीवार खुद ब खुद फट गई। पीछे से एक गुप्त तहखाना निकला। मैं नीचे गया। वहां एक पत्थर की समाधि पर लिखा था, सिद्धनाथ अब भी सो रहा है, लेकिन जब 3 आत्माएं मुक्त होंगी तो वो फिर उठेगा। मैं फिर से चौंका, तो क्या और भी 2 आत्माएं हैं? अब हवेली के आसपास के पेड़ सूखने लगे थे। रात में बिल्लियां रोती, कई सारे अपशकुन होने लगे थे। रामचरण काका, जो हवेली से एक खेत की दूरी पर रहते थे, अपने पोते को लेकर मेरे पास आए और बोले, बबुआ, बड़ी अजीब चीजें हो रही हैं। मेरा पोता आधी रात में बोलने लगता है, बाबा आ रहे हैं, बाबा ने बुलाया है। कौन है ये बाबा? मैं ये बातें सुनकर खौफ से भर उठा। भगवान जाने क्या होगा अब। मैंने रात को मशाल लेकर तहखाने का रास्ता खोला। पुरानी काई जमी सीढ़ियां थी, दीवारों पर तांत्रिक मंत्र उकेरे हुए थे और दीवार में मानव खोपड़ियां जड़ी हुई थी। हर 10 कदम पर एक तेल की बूंद गिरती थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां तांत्रिक क्रिया की हो। नीचे एक पत्थर की मूर्ति रखी थी, जो एक आदमी की थी, जिसकी 3 आंखें थीं। हाथों में कपाल कुंडल थे और पैर के नीचे एक लड़की की छवि दबी थी हुई थी। मैं सहम गया। उसके नीचे लिखा था, तृतीय चक्र खुलते ही योगिनी जागेगी। योगिनी वही जो रक्त से जन्मी है। तो क्या ये रोशनी के लिए था? और मैं ये देखकर हैरान रह गया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि क्या ये कोई चमत्कार है। मेरी आंखों के सामने रोशनी खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, तुम कब आई? वो बोली, मुझे आना ही पड़ा। मेरे बिना ये तंत्र लोक कभी खत्म नहीं हो सकेगा। इतने दिनों में मैंने महसूस कर लिया है कि मुझे क्या करना है। मुझे अब गांव वालों को उस श्रापित विरासत से बचाना होगा, चाहे मैं इसमें खुद मिट ही क्यों ना जाऊं। मैंने वो फोटो रोशनी को दिखाया जिसमें वो सिद्धनाथ की बेटी बताई गई थी। उसने मुस्कुराकर बोली, नहीं, मैं सिद्धनाथ की भी बेटी नहीं हूं। उसने भी मुझे एक फैमिली से अलग कर दिया। मैं किसी और ही परिवार की बेटी हूं। वो भी तुम्हें बाद में मालूम हो जाएगा। अब रोशनी के आते ही मैंने माही को भोला काका के यहां से ले जाकर ट्रेन पर बिठा दिया और उसे कहा कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें इस खतरे में नहीं डाल सकता। तुम्हारे ऊपर एक छोटे भाई और बीमार मां की जिम्मेदारी है। जाओ, अगर मैं ठीक ठाक रहा तो फिर मिलेंगे। माही जाने को नहीं थी, लेकिन मेरी कसम के आगे मजबूर हो गई। ट्रेन चल दी। जब तक खिड़की से हाथ हिलाती माही दिखती रही, तब तक मैं वहीं खड़ा रहा। जब मैं वापस हवेली में आया तो रोशनी सोफे पर बैठी थी। मुझे देखते ही वो बोली, छोड़ आए माही को। मैं कुछ नहीं बोला तो वो फिर से कहने लगी, मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में यूजलेस हूं। मैंने उससे कड़वाहट भरी आवाज में कहा, और वो तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे चाहने वालों ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? वो ठंडी सांस भरकर बोली, सब साले मतलबी हैं, कोई किसी का नहीं होता। मैंने अंदाजा लगाया कि इसे भी धोखा मिल गया है। रात को रोशनी छत पर देर तक बैठी रहती और चुपचाप अंधेरे को ताकती रहती। मैंने एक रात उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसने मेरी आंखों में झांका और बोली, शायद मेरे जाने की बारी आ गई है। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि वो क्या बोल रही हैं, लेकिन उसकी आंखें वैसी नहीं थीं जैसी पहले हुआ करती थी। रोशनी अब अजीब हरकतें करने लगी। गांव वालों को अब यकीन हो चुका था कि हवेली में नानी की तांत्रिक विरासत जीवित हो उठी है। रात को मैंने रोशनी को फिर छत पर देखा। उसके सामने वही खून का दिया जल रहा था और हाथों में एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ था। उसने मुझे देखकर कहा, मुझे सिखाया गया था कि मुझे सिर्फ सुंदर बनना है, हंसना है, नाचना है, लेकिन मेरे असली स्वरूप को नानी ने छिपा दिया था। मैं जन्म से कोई आम लड़की नहीं, मैं योगिनी हूं। सिद्धनाथ के विनाश को चला भी सकती हूं, मिटा भी सकती हूं। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने सहमी हुई आवाज में कहा, तो क्या तुम उस तंत्र का हिस्सा हो? उसने जवाब दिया, नहीं, अब मैं उसका अंत हूं। दूसरे दिन सुबह गांव में फिर हंगामा हुआ। रामचरण काका का पोता, जो पहले से सिद्धनाथ की आवाजें सुन रहा था, अब अपनी मां की गर्दन तोड़ दी थी और खुद खेत में बकरी की तरह बंधा मिला। उसकी आंखें सफेद थीं, जीभ बाहर निकली हुई थी और शरीर के चारों तरफ तांत्रिक चिन्ह खुदे हुए थे। मीना भाभी रोते हुए चिल्ला रही थी, ये हवेली अब नरक है, नरक। गांव वालों ने पंचायत बुलाई। रामधन चौधरी ने कहा, हवेली को आग लगा दो, बस, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तभी शांता बुआ बोली, नहीं, हवेली अब हमारी नहीं रही, वो किसी और की है, और आग लगाने से उसका गुस्सा बढ़ेगा। गांव 2 हिस्सों में बंट गया।
एक जो हवेली को जला देना चाहता था और एक जो अब भी नानी की आत्मा से डरता था। उसी रात हवेली के तहखाने से रोशनी अकेली निकली। उसने अपनी हथेली में एक कट किया और खून से एक मंडल बनाया जिसमें त्रिशूल, चंद्र और रक्त पिपासु यंत्र बने थे। उसने मंत्र बुदबुदाए। तभी उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके पीछे की दीवार खुद ब खुद खुल गई। दीवार के पीछे नानी की पुरानी खोपड़ी रखी थी जिसके ऊपर जटाओं से बना मुकुट था। रोशनी ने वो मुकुट अपने सिर पर रखा। ये देखकर मेरी सांस थम गई। अब सामने मेरी पत्नी नहीं, कोई और खड़ी थी। सुबह गांव में एक साधु आया। वो जटाधारी सफेद कपड़े में लिपटा हुआ था और आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। उसका नाम था तांत्रिक वेद प्रकाश था, जो नानी का गुरु भाई था। उसने पंचायत में आकर बताया, रोशनी की नानी नंद कुमारी ने तांत्रिक साधना के लिए एक ब्रह्म कन्या का अपहरण किया था। वही कन्या रोशनी है, लेकिन उसकी आत्मा शुद्ध है और वही अब तंत्र को खत्म कर सकती है। गांव वाले हैरान थे। कई लोग चिल्लाए, तो क्या हवेली को बचाया जा सकता है? वेद प्रकाश ने कहा, हाँ, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी की जान जाएगी और वो कोई हवेली वाला ही देगा। ये कहते हुए उसने मेरी ओर इशारा किया। मैं कांप उठा। हाँ, मैं भी तो हवेली वाला बन गया था। विरासत की मालिक रोशनी का पति वेद प्रकाश ने हवेली में प्रवेश से पहले मुझे कहा, संजीव, ये तंत्र तुझसे बदला लेगा, लेकिन अगर तू पीछे हटा तो रोशनी कभी वापस नहीं आएगी और हवेली गांव को निगल जाएगी। अब हवेली में जैसे तूफान आया हुआ था। मीना भाभी जिस बर्तन में खाना बनाती थी उसमें खून उबलने लगा। दीवारों पर सिलाई के पुराने फ्रेम जो नानी ने बनाए थे, उनमें से औरतों की चीखें आने लगी, मत जलाओ, हमें बंद ही रहने दो। अलमारियों में से सामान अपने आप नीचे गिरने लगा। उसी दौरान मैंने पहली बार सिद्धनाथ की परछाई को देखा। वो एक विशाल काया थी जिसके 3 हाथ और पैरों में कंगन थे। वो मुझे देखते ही गुर्राया, एक चीज चुननी पड़ेगी, या तो योगिनी मेरा साथ देगी या तुम सब मरोगे। गांव में शोर मचा हुआ था। चारों तरफ खौफ ही खौफ था। मीना भाभी ने बताया कि उन्होंने अपनी चौक पर बिछी रंगोली में खून के छींटे देखे। बबलू का बकरा खुद ब खुद कटकर उल्टा लटक गया। शांता बुआ आई, उनके चेहरे पर गुस्सा था। वो गुस्से में बोली, ये सब नंद कुमारी के कर्म हैं, मगर अब उस बच्ची रोशनी को अपनी मां समझो, वही बचाएगी, वरना ये हवेली, ये गांव सब भस्म हो जाएगा। रात के 12:30 बजे का टाइम था। हवेली के आंगन का सीन बहुत डरावना था। चारों तरफ सन्नाटा था। फूलों की बेलों में उलझे हुए जाले फड़फड़ा रहे थे। पुराने आंगन में नीम के पेड़ से उल्टी लटकती एक आत्मा हिल रही थी। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ गड्ढे थे। मुंह खुला हुआ था मगर आवाज नहीं निकल रही थी। कमजोर दिल वाला तो वही अटैक से मर जाए, लेकिन मैं इतने दिनों से यही झेलता आ रहा था। मैं तो रोज डर के मारे मर मर के जीता था। अब मैं और वेद प्रकाश तांत्रिक तहखाने में पहुंचे। वेद प्रकाश ने कहा, अगर तुम्हें अपनी बीवी चाहिए तो आज रात तंत्र का अंत करना होगा। फिर उसने मुझे ताम्रपत्र पर मंत्र पढ़ने को दिया। मैं कांपते हाथों से ताम्रपत्र लेकर मंत्र पढ़ ही रहा था। तभी तहखाने से कुछ आवाज आती सुनाई दी। मैंने आगे बढ़कर देखा। हवेली के तहखाने में रोशनी अब पूरी तरह योगिनी रूप में थी। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और उसके माथे पर लाल त्रिकोण उभर चुका था। उसके सामने यज्ञ की आग जल रही थी। वो अपने चारों तरफ बैठी 2 आत्माओं से बात कर रही थी। दोनों आत्माएं सिद्धनाथ ने साधना के लिए कैद की थी। एक लज्जो बाई की आत्मा थी जो एक तवायफ थी, जिसे हवेली में ही गला घोंटकर मारा गया था। दूसरी आत्मा छोटू की थी जो 9 साल का लड़का था, उसकी बलि दी गई थी। दोनों आत्माएं अब रोशनी को मदद करना चाहती थी, क्योंकि अब वो तंत्र की बढ़ाना नहीं चाहती थी बल्कि खत्म करना चाहती थी। वेद प्रकाश ने मुझे एक आखिरी बार चेताया, अगर तंत्र के यज्ञ में तुमने अपने खून का अर्घ्य नहीं दिया तो रोशनी तंत्र की रानी बन जाएगी, फिर वो कभी वापस नहीं आएगी। मैंने कांपते हाथ से अपनी हथेली काटी और रक्त यज्ञ में गिरा दिया। दोनों आत्माएं एक साथ चीख उठी, हमें मुक्ति चाहिए। तभी एक भयानक गर्जने की आवाज आई। हवेली के आंगन में तेज बिजली गिरी, छत फट गई और एक विशाल काया दिखाई दी जो सिद्धनाथ की थी। वो आधा इंसान और आधा जानवर लग रहा था। उसने रोशनी की ओर देखा और गुर्राया, तू मेरी साधिका थी, अब मेरी दुश्मन बन गई। रोशनी शांत खड़ी रही। वो बोली, मैं लड़की हूं, देवी नहीं, मगर तू दैत्य है। मैं आज तेरे अधूरे तंत्र को खत्म कर रही हूं। वो आगे बढ़ी और त्रिशूल हाथ में लिया।
दोनों आत्माएं उसके चारों ओर घूमने लगी और शक्ति का घेरा बना लिया। सिद्धनाथ ने हमला किया, मगर रोशनी का त्रिशूल सीधा उसकी छाती में जा धंसा। एक धमाके के साथ हवेली थरथरा गई और एक तेज चीख गूंजती रही। सिद्धनाथ ने मरते मरते अपनी छाती से त्रिशूल निकाला और रोशनी के ऊपर हमला कर दिया। त्रिशूल सीधा रोशनी के सीने में धंस गया और खून का फव्वारा छूट पड़ा। उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, तुम किसी बात का मलाल मत करना। यह तंत्र खत्म करने के लिए मेरा मरना जरूरी था। मेरी ऐसी ही मौत निश्चित थी। तुम माही से शादी कर लेना। ऐसा कहकर रोशनी इस दुनिया से विदा हो गई। रोशनी को गले से लगाकर मैं जोर से रो पड़ा। अब सब तंत्र टूट चुका था। वेद प्रकाश ने कहा, रोशनी का अंतिम संस्कार होने के बाद हवेली में एक यज्ञ करवा देना। सवेरे रोशनी के अंतिम संस्कार में पूरे गांव के लोग उमड़ पड़े। सब उसे देवी बता रहे थे। हवेली अब बिल्कुल शांत थी। वेद प्रकाश ने कहा, काम पूरा हो गया। नानी का तंत्र मिट गया। दोनों आत्माएं भी मुक्त हो गई थी। गांव का जीवन अब नॉर्मल है। मीना भाभी अब फिर से रोटियां सेंकने लगी थी। बबलू अब स्कूल जाता है। शांता बुआ अब हंसती हैं, किसी को डराती नहीं है। और हवेली वो अब बंद है, मगर फूलों की बेलों से ढकी हुई है। शांत, सर्द और किसी की प्रतीक्षा में है। और एक दिन वो प्रतीक्षा पूरी हो गई। मैंने माही से शादी कर ली और बचा हुआ काम करना था। मैंने हवेली में एक वृद्धाश्रम खोल दिया और नानी की विरासत में जितनी भी संपत्ति मिली थी वो मैंने वृद्धाश्रम को चलाने में खर्च करने की सोची। माही ने इसमें मेरा पूरा साथ दिया। आज मेरी सुखी जिंदगी है। मैं माही के साथ सुखी जीवन बिता रहा हूं। लेकिन एक बात पूरी तरह से समझ में आ गई है कि तंत्र मंत्र का इंसान की जिंदगी में भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो वरदान है, और अगर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बस श्राप बन जाता है। अगर इंसान इस बात को समझ ले और दूसरों की बुराई सोचना छोड़ दे तो किसी तंत्र मंत्र की जरूरत ही नहीं है। सबके साथ अच्छा करें, सबका भला सोचें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।